नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सूबे के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे प्रदेश की छवि दिन ब दिन बदलती जा रही है। मनोहर सरकार प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी मनोहर नीतियों को अपनाया जा रहा है। चाहे बात प्रदेश में परिवार पहचान पत्र का करें या फिर अंत्योदय योजना से प्रदेश के हर एक नागरिकों के विकास का करें, इन सब में हरियाणा एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास कार्यों से जुड़ी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश और प्रदेशवासियों को मनोहर नीतियों का सीधा लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता के बीच चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अंत्योदय योजना का लाभ सबको मिल रहा है और चिरायु योजना का लाभ 28 लाख परिवारों तक पहुंच रहा है। कि कोई भी योजना जो हमारी शुरू होती है वो किसी साल को या किसी चुनाव को रख के कभी नहीं बनाता। मेरे सामने होता है जनहित लोकहित। जनहित लोकहित ये सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरा। और इसमें जब हमको ये ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में जो SCCC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 में जो बना था, उसके आधार पर वो योजना लागू की है सारे देश में। उस बात को 11 साल हो गए उस डाटा को इकट्ठे किए हुए। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवारों की आय कम हो ज़्यादा हो ये बदल होती रहती है। उसमें भी जो BPL की लिमिट थी वो 1,20,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष की आय थी। आज सिनेरियो बदल गया है लोगों की, यानी एक प्रकार से इन जनरल भी जैसे आर्थिक स्थिति प्रदेश की होती है उस हिसाब से बदलती है। आज हमको लगता है कि वो उस डाटा के परिवार 15.5 लाख परिवार उस समय सूची में थे। जब हमने गोल्डन कार्ड देने शुरू किए तो वो परिवार ही 9 लाख हमको मिले। बाकी 6 लाख परिवार या तो कहीं कई बार ऐसे गरीबी के परिवार होते हैं वो कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, बाहर प्रदेशों के परिवार होते हैं, या उनकी आय लिमिट ऊपर हो जाती है, वो खुद भी कार्ड बनवाने के लिए आते नहीं हैं। तो ऐसे मात्र 9 लाख परिवार। जब हमने इनकम बेस्ड सारा ये डाटा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इकट्ठा किया तो हमने उस आय लिमिट को 1,80,000 किया और वो बन गया 28 लाख परिवार, 28,89,000, टू बी मोर स्पेसिफिक 28,89,000 परिवार हो गए। अब हमको लगा कि ये सारे परिवार उसमें जोड़ने चाहिए। तो केंद्र ने तो हमको मैक्सिमम लिमिट दी हुई 15.5 लाख परिवार की, हमने उसको 28,89,000 किया है। तो 13,89,000 परिवारों को अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा, एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार का योगदान रहता है 60% का, 40% प्रदेश सरकार देती है। लेकिन 15 लाख से ऊपर, 15.5 लाख से ऊपर जो 13 लाख ये परिवार हैं, इनका पूरा पैसा प्रदेश सरकार करेगी और इस पर हमारा लगभग 500 करोड़ रुपया साल का ये हमारा खर्च होगा। अब ये टारगेट है गरीब आदमी को उसके इलाज पर पैसा न खर्च ना करना पड़े, ये टारगेट वो है। मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में खुद को शामिल किया है। बात चाहे हरियाणा के विकास की या फिर हरियाणा वासियों की या फिर सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने की,
हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। योजना जो चिरायु बताई है, चिरायु भी अंत्योदय का एक हिस्सा है। अंत्योदय का मतलब है कि जो गरीब है उसका अपलिफ्टमेंट करो, उसमें उसकी खर्च में सहयोग करो या उसकी इनकम बढ़ाओ। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के वर्ग के लोगों को हमने छांटा है। जैसा अगर 1 लाख रुपया पर परिवार पर ईयर, अगर मैं इनकम की बात करके परिवारों को छांटता हूं, वो परिवार 7 लाख मिलते हैं मुझे। 7 लाख परिवारों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसको कोई रोजगार दिया जाए, जो उसकी सहायता की जाए ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाया, ताकि इनको परिवारों का उत्थान कैसे करें। हमने कैंप्स लगाए, लगभग 500 के आसपास कैंप्स लगे हैं। 2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर हमने बुला करके उनकी काउंसलिंग कराई, उनसे पूछा है किस बात में रुचि है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उनको स्किलिंग के माध्यम से उनका लेवल ऊपर उठा सकते हैं, क्या किसी को प्राइवेट नौकरी में नौकरी दिलवा सकते हैं, क्या किसी को लोन की आवश्यकता, काम करना चाहता है उसको लोन मिल सकता है क्या। तो अभी तक इसी साल में ये शुरू किया हमने, क्योंकि 2 साल पीछे कोविड के ये हमारे एक प्रकार का मैं ये कहूँगा कि वो आधे अधूरे ही काम हुए हमारे। बाहर जाके काम कर नहीं सके, फील्ड में लोग काम के लिए उतर नहीं पाए, घर से काम करना पड़ा, ऑनलाइन काम करना पड़ा। लेकिन अब उस पर शुरू किया है तो लगभग 32,000 परिवारों को उसका सीधा लाभ मिल चुका है। ये ग्राउंड रियलिटी है। जबकि उनको किसी को 1 लाख की जरूरत है 1 लाख, किसी को 2 लाख की जरूरत है 2 लाख, किसी को अपनी दुकान में पैसा चाहिए, मानो छोटा सा दुकान उसको बनानी है उसके लिए चाहिए, किसी को 2 पशु पालने हैं उसके लिए चाहिए, किसी को कोई छोटी मशीन लगा के अपना छोटा उद्योग लगाना उसके लिए चाहिए। ये 32,000 तो बैंकों से सीधा सीधा इनको लाभ मिला है। जिन लोगों को नौकरी दी है, ऐसे नौकरी वाले लोग भी काफ़ी इसमें आगे आए हैं। जैसे अभी हमारा एक HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये हमने पोर्टल बनाया और हमने घोषणा की कि जो आउटसोर्सिंग पर अभी तक हम ठेकेदारों से लोग लेते थे, बहुत शोषण होता था लोगों का, उस शोषण को बंद करने के लिए हमने अब सीधे सीधे जो गरीब लोग हैं उनको HKRN के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग की नौकरी वो देनी शुरू किया। सबसे पहले TGT PGT टीचर्स मैंने स्वयं अपने हाथ से 4100 लोगों को बटन दबा करके, और जो सबसे पहले गरीब लोग हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है, जिनकी आय 1,80,000 तक है, उनको अलग अलग प्राथमिकता देकर, जैसे हमने 1 लाख से नीचे के जो परिवार हैं उनमें से कोई PGT TGT मिल गया तो उसको 50 अंक दिए, 1,80,000 तक है उसको 40 अंक दिए, 1,80 से ऊपर मानो 3 है या 2.5 है उसको हमने 30 दिए, उसके ऊपर 20 दिए, ताकि जो सबसे गरीब परिवार है उसकी इनकम के हिसाब से उसको वरीयता दिया जाए। 4,000 लोगों को नौकरी दी है, अभी और 4-5,000 हमने देनी है, तो ये अंत्योदय है। तो इस प्रकार के हमने सरकारी नौकरी में भी एक योजना बनाकर कि जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग दिए। अभी अंत्योदय है। इसको लेकर के लोग कोर्ट में पहुंचे कि तो डिस्क्रिमिनेटरी है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनता के हित में किसी प्रकार की ऐसी योजना कि आखिरी आदमी को अगर उठाने के लिए कोई स्पेशल, आखिर रिजर्वेशन भी तो यही चीज़ होती है कि रिजर्वेशन में भी गरीब परिवारों को लाभ मिले ताकि वो आगे बढ़ जाए। इसी प्रकार से हमने ये सब किया तो कोर्ट ने इसको अपहेड किया। मनोहर सरकार ने अंत्योदय की भावना से टीचर्स ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम बनाई, जिससे अध्यापक खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूलों में डबल डेस्क की सुविधा करने की योजना बनाई ताकि प्रदेश के बच्चों का विकास हो सके और बच्चे अपने भविष्य उज्जवल बनाने में कामयाब हो पाए। अध्ययन करने के बाद अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले से मैं इन विषयों के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हुए अपना मन बनाए हुए था। 1996 से लेकर के 99 तक हमारी सरकार, यानी हम पार्टनरशिप में थे चौधरी बंसलाल जी की सरकार में। उस समय में मैंने ये कहा था कि जो इतनी भीड़ आती है अध्यापकों की, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, वो हमारी पार्टी से थे, मैं देखता था कि वहाँ बरामदे में उनके कमरे में भीड़ लगी रहती थी और क्या ट्रांसफ़र कराना है। अब 80,000 अध्यापक हैं हमारे, 80,000 अध्यापकों में से 2-4 हज़ार भी इस चक्कर में रहें तो ऐसा लगता है सारा बिल्डिंग भर गई। हमने उन समय कहा कोई सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाएंगे तो ये सारी भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या सिस्टम? मैंने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की चर्चा उस समय भी की थी, लेकिन उस समय बहुत लोगों को अपील नहीं की वो। फिर मैंने हिमाचल में भी जाके कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए, IT का ज़माना है। और मैं संयोग से नरेंद्र मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से
आईटी में 1996 से ही इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गया था। हिमाचल में धूमल जी की सरकार थी, मैंने उनके सामने भी रखा, उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री और उनसे बात कर लीजिए, उन लोगों ने भी माना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब 2014-15 में मैंने इस विषय को शुरू किया तो मैंने इसको लागू करने के लिए अपने शिक्षा मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ ठीक है, अब इसको लागू कर सकते हैं। अमला जी थे उस समय भी, लेकिन उस समय चूँकि मेरा रोल दूसरा था तो मैंने स्वयं पॉलिसी बना करके अधिकारियों को, आईटी के लोगों को बुला करके वो पॉलिसी बनवाई, लागू हुई। पहले साल में 93% पीपल या टीचर्स दे वर सेटिस्फाइड कि उनको पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन का स्थान मिल गया, जिसको जहाँ चाहिए था वहाँ मिल गया। केवल 6-7% लोग जो स्पार्शी लोग होते थे, बार बार बहुत घर के नज़दीक, शहर के अंदर वो नौकरियां करना चाहते थे, केवल उन्हीं को डिससेटिस्फेक्शन थी। इसको धीरे धीरे हमने लागू कर दिया बाकी चीज़ों में भी। जब ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया तब हमको ध्यान में आया कि आईटी के माध्यम से हम ह्यूमन इंटरफेस के बिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिर हमने ई दिशा केंद्र हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी ये सारे विषय आने लगे, CSCs हैं, VLEs हैं, और हर चीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिकली या जिसको कहना चाहिए डिजिटलाइजेशन का काम जैसे जैसे बढ़ा तो बहुत सरल हो गया कि सारी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ गई। हमें ध्यान में आया कि इसमें से एक रोग जो समाज में बहुत भयंकर है वो है करप्शन का। करप्शन भी इसमें काफ़ी कम हुई, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस में ही कई तरह के, सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मध्यम दर्जे के भी हैं, और बहुत ऐसे घटिया दर्जे के भी हैं कि जो हर अपनी कलम के अंदर जो उनके ताकत है उसको एनकैश करने के लिए करप्शन का धंधा वो करते रहे हैं। इन चीज़ों पर भी रोक लगी और काम में स्पीड आई। ई फाइलिंग का हमने सिस्टम शुरू किया। अब जो फाइल जिसको कहते हैं ना, सरकार की फाइल सरक सरक कर चलती है, अब वो बिना टाइम लगाए वो फाइल यहाँ से दबाई वहाँ पहुँच गई, वहाँ से दबाई वहाँ पहुँच गई, इधर से उधर क्लिक से ही चली गई, और वहाँ अपना फटाफट जो कुछ उन्होंने उसके बाद फाइल में रिकमेंडेशन करनी है, अप्रूव करनी है, जो कुछ करना वहाँ से उठी वहाँ चली गई। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फास्ट है, करप्शन यानी नहीं है, पेपरलेस है, यानी हैसल फ्री सिस्टम ये आईटी का बहुत चीजों में लागू कर दिया हमने। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में न केवल बड़े राज्य में शामिल है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, वित्त प्रबंधन बेहतर होने के कारण हरियाणा बजट घाटे को नियंत्रित करने में भी सफल हो सका है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनता के दरवाजे पर योजनाएं पहुंच रही है। और एक हमारी पार्टी का जो सिस्टम बना है कि नहीं, सरकार की हर सेवा हमारे पास क्यों आए, हम उनको देने के लिए जाए। यानी एक होता है डिमांड बेस्ड, एक होता है नीड बेस्ड। डिमांड बेस्ड है, लोग आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हमको दो हमको दो हमको दो। सरकार एक घोषणा करती है स्कीम की, प्रचारित करती है कि ये स्कीम है, बोलो किसको चाहिए, सब आते हैं लेने के लिए, अप्लाई करते हैं और वो भीड़ लगाते हैं, तब हम किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। ज़रूरतमंद आ भी नहीं पाता है, वो घर बैठा, उसकी अप्रोच ही यहाँ तक है नहीं, उसको पता ही नहीं है कि किस योजना का लाभ कैसे लेना है। तो ये सिस्टम पहले चलते रहे। आज हमने सिस्टम किया नीड बेस्ड, कि नीड किसकी क्या है, उसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाया, डाटा इकट्ठा किया, जिसकी ज़रूरत होती है उसके घर में जा करके वो चीज़ देते हैं। तो इसको कहते हैं शासन जो है वो आपके द्वार पर, सरकार आपके द्वार पर, एट योर डोर स्टेप, डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। कि जो आदमी गरीब है हम ढूंढ ढूंढ निकाल रहे हैं, 1 लाख से नीचे के परिवार कौन कौन है पहचान करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आओ भाई बुला के लाते हैं। बहुत लोग कहते हैं आपने उनको लाभ दे दिया, आपने पारदर्शी नीति नहीं बनाई, आपने लोगों को बताया नहीं। हमने कहा हमने बताया है, हम गरीब को पहले ढूंढेंगे, पहले उसको देंगे, बाकी लोगों को जब मिलना होगा तब मिलेगा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने आप करो, लेकिन उसके घर जाकर हमने इसके लिए सिस्टम बनाए। क्या, गांव गांव में CSCs खोले, साझा सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर्स, फिर VLEs वहाँ बैठाए। उन VLEs को 4,000 रुपया हर एक VLE को पहले सरकार की ओर से दिया कि आपका काम न चले तो भी आप 4,000 रुपया लो, कुछ सरकारी छोटे मोटे काम करते रहो। फिर उनको इनकम होने लग गई है, छोटे मोटे काम जितने भी एप्लीकेशन देनी है, किसी को फार्म भरना है, इवन किसान को भी हम कहते हैं अपने गांव में बैठे बैठे हमको इन्फॉर्म कर दो कि आपने अपने एकड़ में क्या बोया है। वो बुआई अपनी बताता है, उसकी बिक्री उस हिसाब से हो जाती है, खराबा हो जाए तो पैसा उसको मिल जाता है। हमने उसको यहाँ नहीं बुलाया, हमने कहा कि तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना,
पैसा उसमें भेज देंगे। डीबीटी में लगभग 35-40 हज़ार करोड़ रुपया और हम लोगों के यहाँ खाते में डाल चुके हैं। जो पहले लोग कैश बांटते थे, लेने वाला मिल जाए ठीक है, नहीं तो उसके नाम का अंगूठा लगाना, हस्ताक्षर करना, पैसे जेब में डालना, अब उसके खाते में जाते हैं और सरकार का पैसा बचता है। पिछले जब से डीबीटी कार्यक्रम ने 4-5 साल से शुरू किया, 1300 करोड़ रुपया सरकार का बचा। घोस्ट बेनिफिशरीज वो पहचान हो गई, तो सरकार का भी लाभ, लोगों का भी लाभ। गलत नाम से किसी और के नाम का फायदा कोई नहीं उठा सकता। तो ये उनके घर में जाकर के जब चीज़ों की संभाल करते हैं तो उसमें से लोग भी प्रसन्न होते हैं, काम की सुविधा भी होती है। ये हमारी कार्य पद्धति है। हम तो नहीं चाहते कि भी कोई आदमी काम के लिए हमारे पास आए, यहाँ हम ही जाकर के करके आए। जिला शाह हमें हर जिले में जाकर के ये जो जन संवाद के कार्यक्रम करने शुरू किए हैं, समस्याएं यहाँ मत लाओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और आने के बाद पहले उनके घरों से वो सारी समस्याएं ली जाती हैं, जितनी हल हो जाए उनको बता दी जाती हैं। जो नहीं हल हो पाती डिपार्टमेंट को देते हैं, यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ से उनको फ़ोन करते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, हम आपको बताएंगे आपकी समस्या कहाँ अटकी हुई है, काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उनको घर बैठे बता देते हैं। तो इसलिए इसी को कहते हैं कि ये सर्विस एट द डोर स्टेप। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पा रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसी कारण आज हरियाणा की कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 सालों से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते आ रहे हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की गई थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते हैं, जिससे धरातल पर उतारा भी जाता है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। वहीं पंचकूला में सुशासन दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और कार्यक्रम में पुरस्कार भी वितरित करेंगे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार जब से सत्ता में आई तब से ही हरियाणा में सुशासन का संकल्प निभा रही है और इसी कड़ी में मनोहर सरकार हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते हैं और वर्ष भर उसको धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों का विशेष फोकस रहता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों को प्रदान करेंगे 22 सुशासन पुरस्कार। विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 7 राज्य स्तरीय 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पंचकूला में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नववर्ष पर सुशासन का तोहफा। पीपीपी नागरिकों को पेपरलेस और फेसलेस सेवा वितरण सुनिश्चित करना। सुशासन दिवस के अवसर पर क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। इसी कड़ी में इस साल भी विभिन्न विभागों को 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित भी करेंगे। इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने,
और राज्य सरकार की ओर से लोगों को समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये सुधार प्रगतिशील राज्यों में हरियाणा को अग्रणी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। 25 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री पंचकूला से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों से जुड़ेंगे तो एक और नया संकल्प लेने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दिन मुख्यमंत्री पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए नए जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और छोटी सरकारों से नव वर्ष के तोहफे के रूप में सुशासन पर चलने का आह्वान भी करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह के दौरान दिए गए शीर्ष वाक्य प्रशासन गांव की ओर को भी अमली जामा पहनाने में लगे। खुद मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर सकते हैं। अब तक रोहतक, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और सोनीपत जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों का सरकार से जहां जुड़ाव बढ़ा है, वहीं जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नागरिकों को पेपरलेस और फेसलेस सेवा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया गया है। 16 दिसंबर 2022 तक 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों और 71.89 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी में अपना डाटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पीपीपी के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था में पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है। अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने का कार्य जनवरी 2023 से शुरू होने की संभावना है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुशासन दिवस के मौके पर किन किन विभागों को सम्मानित करेंगे। फसल अवशेष प्रबंधन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, डिजिटल मीडिया से एनीमिया मुक्त हरियाणा, निपुण हरियाणा मिशन, नीलामी, मृत सरोवर मिशन और तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए सम्मान मिलेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण को भी मिलेगा सम्मान। रैनी वेल योजना प्रोजेक्ट को भी पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना का उद्देश्य 15.51 लाख SECC परिवारों सहित राज्य के 28 लाख अंत्योदय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी एक प्रयास है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मनोहर सरकार ने प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए कई नई पहल की शुरुआत की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की उपयोगिता में प्रदेश को मॉडल बनाया जाए, साथ ही सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाए, जिससे बच्चों को समय समय पर न्यूट्रिशन, टीकाकरण, पौष्टिक आहार की सहायता दी जा सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश वासियों को लाभ देने के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रदेश के नागरिकों को काफी लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में स्थित सभी आंगनबाड़ियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करें। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की उपयोगिता के मामले में प्रदेश को ऐसा मॉडल बनाएं ताकि अन्य राज्य भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक बच्चों, उन केंद्र को संचालित करने वाले वर्कर्स उपस्थित प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। वहीं सीएम ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को जल्द मोबाइल उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि वे अपने केंद्र के डाटा को अपडेट कर सकें। साथ ही सीएम ने सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाए और इससे बच्चों को समय पर न्यूट्रिशन देने, टीकाकरण करने, पौष्टिक आहार देने में काफी सहायता मिलेगी। डाटा अपडेट होने से केंद्र और राज्य सरकार की बच्चों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संवर्धन मॉड्यूल के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, उप प्रधान सचिव के.एम. पांडुरंग, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त पी. अमनीत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि अब जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, साल 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं पलवल से हंसराज। हंसराज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? ए, साल 2017, बी, साल 2021, सी, साल 2019, डी, साल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।